हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलोरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी स्टार्ट कर दिए होंगे। अगर नहीं किए तो कर दें, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है ना। जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है उसके हिसाब से तो हम कह ही सकते हैं कि आपको अभी अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए जितना सिलेबस है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं, जो सॉल्व करने वाले हैं, वो पेपर है इस बार का बीएड एंट्रेंस का एमयू का 2024-25 सेशन का जो एंट्रेंस हुआ था वो पेपर हमने लिया है। और ये पेपर की सीरीज है ए। इसमें पूछा गया था सबसे पहले रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर करंट एजुकेशनल अफेयर्स। रीजनिंग की आपके पास क्लास पहुंच चुकी है, आपने देख ली होगी और प्ले लिस्ट बन गई है। और उसके बाद में इंग्लिश की आपको अपलोड की गई थी, इंग्लिश की देख ली होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड की अब आपको मिल जाएगी, है ना, मिल गई होगी, अब देख रहे हैं तो मिल गई है। उसके बाद में आपको जो क्लास मिलने वाली है वो है करंट एजुकेशनल अफेयर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको होने वाली है, क्योंकि हम करंट एजुकेशनल अफेयर्स हो या टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर एमयू एंट्रेंस जैसा बीएड है, एमएड है, इसका बहुत सारा कंटेंट हम चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर में भी टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इससे पहले आप 3 यूनिट कर चुके हैं। चलिए, और टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड है। अपने आप को टीचर मानना है, वो भी कैसा टीचर, एक आइडियल टीचर। आइडियल टीचर कभी बच्चे का लॉस नहीं सब करेगा, कभी बच्चे को गलत नहीं डायरेक्शन देगा, कभी बच्चे को पीटेगा नहीं, कभी बच्चे से मतलब वो सब चीजें नहीं करवाएगा जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो वो कौन हो गया, आइडियल टीचर हो गया। तो अपने आप को आइडियल टीचर मान लेना है टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करने से पहले। और एक बात और ध्यान रखना है, आपको निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स का अपने जो है ध्यान रखना है। निगेटिव वर्ड्स अगर किसी ऑप्शन में यूज हुआ है तो वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, और पूरा चांस है तो वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और अगर पॉजिटिव वर्ड्स यूज हुआ है तो पूरा चांस है कि वो हमारा आंसर हो सकता है। तो इसलिए नोटबुक लेके बैठे हैं। अगर कोई निगेटिव वर्ड्स है तो आप उसको नोट कर लें, पॉजिटिव वर्ड्स है तो उसको भी नोट कर लें, और एक लिस्ट तैयार हो जाएगी आपकी, और आप फिर एलिमिनेशन मेथड जो है यूज कर पाओगे, है ना। और चैनल पे बहुत सारे मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगी बीएड को लेके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफी कंटेंट मिलने वाला है। चलो, क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश का 50 तक पूछा गया था जो आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज अफेक्टेड बाय, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो किससे अफेक्टेड होता है। ऑप्शन नंबर ए ओनली हेरिडिटी, ऑप्शन बी ओनली इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, ना ही हेरिडिटी से होता है ना ही इन्वायरमेंट से। मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस किससे अफेक्ट होता है, किससे प्रभावित होता है, अगर कहना चाहिए हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो किससे प्रभावित होती है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज होगा। ठीक है, तो ओनली हेरिडिटी नहीं होगा, ओनली तो वैसे भी नेगेटिव वर्ड है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ वंशानुगत जो हमारा खानदान से हमारे अंदर चीजें आती है सिर्फ उससे अफेक्ट होता है। मतलब हम कितने बुद्धिमान होंगे, हम कितने बुद्धू होंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमारे खानदान में लोग कैसे हैं, है ना, वंश हमारा कैसा है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट से आप सीख रहे हैं कि आप कितने बुद्धिमान होंगे, डिपेंड करेगा कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से ही हम सीखते हैं। मतलब हेरिडिटी से तो नहीं सीखते, हेरिडिटी से कुछ हमारे अंदर चीजें आती हैं, बाकी हम जहां रह रहे होते हैं वहां भी बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं और अफेक्ट उस चीज से हमारी इंटेलिजेंस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, ना ही उसके खानदान का असर पड़ता है उस पर और ना ही जहां वो रह रहा उसका। तो ऐसा है क्या, पड़ता है ना, आप लोगों को भी पड़ता होगा इसका असर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय। अभी तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेज रही हूँ ताकि अब कंटिन्यू बना रहे इस पे चैनल पे कंटेंट। इसके बाद में अभी हम लाइव भी आएंगे। लास्ट ईयर नहीं आ पाई थी, बट इस बार पूरी कोशिश चल रही है कि जल्दी हम लाइव का सेटअप करें और लाइव आए। जो भी प्रैक्टिस कराऊंगी फिर मैं लाइव कराऊंगी। तो फिलहाल रिकॉर्डेड वीडियो है, बहुत कुछ मिलने वाला है चैनल पे बीएड वालों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय। आप टीचर हैं, आप क्लास में बैठे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, ठीक है, तो कौन मतलब कोई चेक करना चाह रहा है कि आपकी टीचिंग कितनी क्वालिटेटिव है,
है ना, कितनी रिफ्लेक्टेड है, मतलब क्वालिटी ऑफ टीचिंग है कि नहीं है, कितनी है ना, तो ये चेक करना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर ए है द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, कैसे वो मतलब जो भी चेक कर रहा है वो ये चेक कर ले कि आपकी क्लास में जो पास परसेंटेज है स्टूडेंट का वो कितना है। ठीक है, इससे पता कर लेगा कि आप क्वालिटेटिव एजुकेशन दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब क्लास में अटेंडेंस कितना परसेंट है, आपकी क्लास में बच्चे कितने आ रहे हैं आपकी क्लास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, या फिर वो ये पता कर ले कि बच्चा कितने क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन द क्लास, या फिर वो इस चीज से पता कर ले कि क्लास में कितने टाइम तक साइलेंस बना है, मतलब चुप बैठे हुए हैं बच्चे, कोई शोर शराबा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं बोल रहा है, एकदम साइलेंट मोड पे हैं सब बच्चे, तो वो तो निगेटिव हो गया, है ना, बात ही नहीं हो रही है, टीचर पढ़ा ही नहीं रहा है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, बच्चा एक्टिव ही नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा निगेटिव है, वो कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूं तो हमारा आंसर हो जाएगा कैसे, पहले ए और बी को हम जो है एलिमिनेट करते हैं। द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, अब एक बात बताओ कि आपकी क्लास में पास परसेंटेज बहुत ज्यादा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपने चीटिंग करा दी हो एग्जाम में और सारे बच्चे पास हो गए हो? तो इससे हम पता नहीं कर सकते कि क्वालिटेटिव एजुकेशन रही है या फिर नहीं रही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन बी अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, कि आपकी क्लास में कितने बच्चे अटेंड है ना, अटेंडेंस का परसेंट कितना है, बच्चे स्कूल तो क्लास तो नहीं बंक कर रहे हैं, तो इससे भी नहीं पता चलेगा। क्यों? आपने अगर ऐसा कुछ कर रखा है क्लास में कि मतलब आप पढ़ाते तो अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चों को बोल रखा है कि अगर आप रेगुलर आओगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो बच्चे रिवॉर्ड के लालच में आपकी क्लास में आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इससे भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर ये बच्चे आपकी क्लास में हैं और वो क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, क्वेश्चन की क्वालिटी है जो वो बच्चे पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्लास में आपकी एक्टिव हैं, वो ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन कौन पूछेगा? जो कि एक्टिव होगा, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा पढ़ने में, है ना, लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा क्वेश्चन भी वही पूछेगा। कभी देखा है कि जो बच्चा सो रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लास में सोते हुए किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया? ऐसा नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि बच्चा कितनी क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टीचर कितनी क्वालिटेटिव एजुकेशन दे रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। अ टीचर शुड यूज टीचिंग एड्स इन हिज हर क्लास बिकॉज, एक टीचर है जो कि अपनी क्लास में टीचिंग एड्स का यूज कर रहा है। टीचिंग एड्स का मतलब टीचिंग एड जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हमारा जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको जो इजी बना दे, है ना, उन चीजों का इस्तेमाल करके अगर हमारी टीचिंग लर्निंग इजी बन रही है तो वो हमारे टीचिंग एड्स जो है यूजफुल होते हैं और वो हमारे काम, हम उस पर काम कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ग्लोब के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ग्लोब दिखा के पढ़ाना, है ना, तो हमारा काम इजी हो गया। अगर हम अमेरिका के बारे में पढ़ा रहे हैं तो मैप दिखा के पढ़ाना, तो वो हमारा काम इजी हो गया। डेमो दिखा के पढ़ाना, है ना, तो वो टीचिंग एड्स का यूज हो रहा है। अब यह पूछ रहा है कि आ टीचर शुड यूज, एक टीचर को यूज करना चाहिए क्योंकि इट इज अवेलेबल इन द स्कूल, स्कूल में अवेलेबल है इसलिए यूज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये सेल्फ एक्सप्लेन करते हैं, मतलब अर्थ का ग्लोब अगर आपने रख दिया तो वो खुद बताएगा कि मेरे पास इतना पानी है, मेरे पास इतना वाटर बॉडी है, मेरे पास इतना लैंड है ना, वो खुद बताएगा। या ऑप्शन सी इट मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, इससे हमारी जो टीचिंग बनती है वो इंटरेस्टिंग और क्या बनती है, इफेक्टिव बनती है। ऑप्शन नंबर डी इट इज चीप टू परचेज। देखो सबसे पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेने होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ही ऑप्शन दिखा कि ये तो नहीं होगा और कट कर दिया, पहले सारे ऑप्शन पढ़ लो और फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा कि ये सस्ते होते हैं परचेज करने में, इसलिए ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत महंगे महंगे भी होते हैं। ये बोर्ड भी टीचिंग एड है ना, मैं व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख के पढ़ाती और वही डिजिटल बोर्ड पे सारा लगा हुआ है और मैं पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो क्या कर दिया इसने, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या कर दिया, इंजॉयबल भी बना दिया, इंटरेस्टिंग भी बना दिया और क्या बना दिया, इफेक्टिव भी बना दिया, क्योंकि हमारा टाइम भी सेव हो रहा है। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन नंबर तो सी चला जाएगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जैसी कोई चीज होती नहीं है और ये स्कूल में अवेलेबल है इसलिए टीचर को यूज करना चाहिए, नहीं।
इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि ये टीचिंग प्रोसेस को क्या करेगा, इंटरेस्टिंग बनाएगा और क्या बनाएगा, इफेक्टिव बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इन योर ओपिनियन, आपकी नजर में, आपके ओपिनियन में टीचिंग प्रोफेशन शुड बी अडॉप्टेड बाय पीपल हु, मतलब उन लोगों को टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहिए जो होते हैं इंट्रोवर्ट या होते हैं रिलीजियस या वांट टू हेल्प इन नेशन डेवलपमेंट, ये जो नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करना चाहते हैं, या ऑप्शन डी हैव फेथ इन टीचिंग वर्क, या टीचिंग वर्क में जो फेथ, जिनका विश्वास है, जो अच्छा, जो बोलते हैं कि टीचिंग को बहुत अच्छा प्रोफेशन मानते हैं, है ना, और जो अपना पूरा तन मन धन लगा देते हैं टीचिंग प्रोफेशन में, उन लोगों को आना चाहिए टीचिंग में। तो वाकई इंट्रोवर्ट का मतलब होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट जो होते हैं और एक होता है एम्बीवर्ट, है ना, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब वो होता है जो अपने आप में रहते हैं, ज्यादा सोशल नहीं होते, लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं, है ना, अपना कहते हैं ना कि वो लोग शांत रहता है, अपने में रहता है, तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो शेयरिंग भी नहीं करना चाहते जल्दी से किसी के साथ अपनी बातें। तो ये ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसे को तो नहीं आना चाहिए, वरना तो वो पढ़ाएंगे ही नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर बी आर रिलीजियस, बहुत धार्मिक होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है ना, जो धार्मिक नहीं है, जो गॉड में विश्वास नहीं करते हैं, उनका फेथ नहीं है गॉड में, तो क्या वो अच्छे टीचर नहीं है? तो वो हमारा आंसर यहाँ पर ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आता है वांट टू हेल्प इन नेशनल डेवलपमेंट, जो नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे तो जैसे आर्मी मैन भी नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, वो नेशनल मतलब देश को मतलब बढ़ाते हैं, आगे देश की रक्षा करते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर सी तो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे फील्ड है जहां पर नेशनल डेवलपमेंट किया जा सकता है, सोशल वर्क किया जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर नहीं होता तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो सकता था, बट यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर सी पर हम जाते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग की बात हुई है और ऊपर भी हमसे टीचिंग की ही बात पूछी है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा कि जी उन लोगों को टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहिए जो टीचिंग में विश्वास करें, जो टीचिंग को टीचिंग समझे, बिजनेस ना समझे, है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एजुकेशन शुड बी मेड सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज देन, मतलब एजुकेशन को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें इतनी खुद पावर हो कि बच्चे को रोजगार दे सके, है ना, ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि बच्चा बाद में चल के बेरोजगार ना हो जाए, अपना रोजगार खुद क्रिएट कर ले, अपनी जॉब को खुद क्रिएट कर ले, वो दूसरों को जॉब दे सके, है ना। तो ऐसी एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो कब होगा? जब ऑप्शन ऐसा अगर होता है तो स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट विल टेक एजुकेशन सीरियसली, इससे फिर बच्चे क्या लेंगे? स्टूडेंट एजुकेशन को सीरियसली लेंगे। या ऑप्शन बी अंडर अनडिजर्विंग स्टूडेंट विल नॉट सीक एडमिशन, जो डिजर्विंग नहीं है ना, जो इस लायक नहीं है वो एडमिशन नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्राउड विल बी रिड्यूस इन कॉलेज, मतलब जो क्राउड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा कॉलेज से। या ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक मनी विल बी सेव, या जो पब्लिक मनी है वो सेव हो जाएगी। तो क्या इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा, एजुकेशन शुड बी मेड सेल्फ सफिशिएंट, एजुकेशन को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा कि बच्चे सीरियसली एजुकेशन को लेंगे, या फिर अनडिजर्विंग स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, कॉलेज से भीड़ कम हो जाएगी, या फिर पब्लिक मनी जो है वो इन्वेस्टमेंट उसका क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा चला जाएगा ए। कैसे चला जाएगा? अगर मान लो अभी मैं आपको बोल दूं कि ये बीएड कर लो, इसके बाद में आपको जॉब मिल जाएगी, तो आप ये करोगे? अगर मैं बोल दूं बीएड कर लो, क्योंकि आपके ऊपर टैग लग जाएगा कि आप बीएड किए हुए हैं, इससे जॉब नहीं मिलेगी, तो आपको कोई बीएड करोगे? नहीं करोगे। और अगर मैं बोल दूं कि आज बीएड करो कल जॉब है, तो सारे बच्चे सीरियस हो जाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बीएड करेंगे। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इससे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो भर भर के एडमिशन होगा, क्यों? क्योंकि एजुकेशन में इतनी पावर आ गई है कि वो रोजगार दे सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर तो बी जो था वो इसका क्या कर रहा था, इसको क्या बोलते हैं, इसी का ही अगेंस्ट में था, है ना। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा कि इससे भीड़ कम हो जाएगी, भीड़ और बढ़ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट पब्लिक का सेव हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, अच्छा ये यकीन 2.0 हमारा बैच जल्दी आ रहा है, अभी यकीन चल रहा है, यकीन बैच चल रहा है, अभी यकीन
2.0 जल्दी आने वाला है, तो आप ले सकते हो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, इसका बारे में जान सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। एज अ टीचर इफ यू फाइंड दैट अ स्टूडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हाट विल यू डू। एक आप टीचर हो और आपने देखा कि आपकी क्लास में बच्चा गायब है बहुत दिन से, तो आप क्या करोगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो सेंड होल क्लास टू सर्च द एब्सेंट स्टूडेंट, अच्छा पूरी क्लास को भेज दोगे कि जाओ ढूंढ के लाओ उसे। ऑप्शन नंबर बी कंप्लेन इमीडिएटली टू द स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल को इमीडिएटली इसकी कंप्लेन करोगे कि वो बच्चा बहुत दिन से गायब है, क्लास नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल नॉट टेक एनी एक्शन एज इट इज अ पर्सनल मैटर ऑफ ए स्टूडेंट, इसमें कोई भी एक्शन आप नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि पर्सनल मैटर है बच्चे का, है ना। ऑप्शन डी ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर हिज हर एब्सेंट, या फिर कोशिश करोगे जानने की कि आखिर बच्चा एब्सेंट है क्यों। अब इसमें देखो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड से सेकंड में आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरी क्लास को क्या ढूंढने भेजोगे, ऐसा थोड़ी है कि बच्चों को कोई किडनैप करके ले गया, एब्सेंट हो सकता है वो घर पे हो, है ना। ऑप्शन नंबर बी कंप्लेन इमीडिएटली टू द स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल को या फिर उसके पेरेंट्स को आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आपका मैटर है, आपका बच्चा गायब है, आप ढूंढो उसे, आप पता करो, रीजन फाइंड आउट करो, है ना। उसको प्रिंसिपल को आप जो है इमीडिएटली क्या करोगे, कंप्लेन करोगे, तो प्रिंसिपल का या फिर इसमें पेरेंट्स का मैटर नहीं होता है ऐसे टाइम पे, और इसमें कोई एक्शन नहीं लोगे क्योंकि स्टूडेंट का मैटर है, पर्सनल मैटर नहीं होगा बच्चे का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि आप क्या करोगे, जानने की कोशिश करोगे कि आखिर क्या परेशानी है जो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, रीजन को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। उससे पहले उसको पनिश भी नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इफ यू आर असाइंड अ क्लास विद मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट एज स्लो लर्नर यू शुड, आपने देखा कि आपकी क्लास में मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी क्या है, स्लो लर्नर की है ना, आपकी क्लास में क्या है, स्लो लर्नर है, तो आप क्या करोगे। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज योर स्पीड ऑफ टीचिंग, अपनी टीचिंग की स्पीड बढ़ा दोगे, है ना, क्यों, एज इट विल इनहांस द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि इससे बच्चे भी क्या करेंगे, अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना, स्लो लर्नर से फास्ट लर्नर हो जाएंगे। ऑप्शन बी टीच एट योर ऑन पेस, आप जिस स्पीड से पढ़ा रहे थे आप उसी को मेंटेन करोगे, ना स्लो करोगे, ना इंक्रीज करोगे, ना डिक्रीज करोगे। ऑन पेस का मतलब होता है, पेस का मतलब गति, स्पीड। ऑप्शन नंबर सी कीप इट स्लो, इसको स्लो रखोगे विद एक्स्ट्रा इनरिचमेंट एक्टिविटीज फॉर ब्राइट स्टूडेंट, अपनी स्पीड को तो स्लो कर लोगे लेकिन जो ब्राइट स्टूडेंट हैं उनको आप एक्स्ट्रा क्या करोगे, इनरिचमेंट करोगे, एक्स्ट्रा फैसिलिटेट करोगे, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दोगे। ऑप्शन नंबर डी रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू शफल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास विद अदर क्लास, मतलब प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करोगे कि इसका कुछ समाधान निकालो, क्लास को शिफ्ट करो, है ना। तो देखो प्रिंसिपल से शिकायत करनी नहीं है, ना रिक्वेस्ट करनी है, ना शिकायत करनी है, ना कंप्लेन करनी है, कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल का मैटर है ही नहीं, ठीक है। और अगर आपसे बोला गया है कि मेजॉरिटी स्लो लर्नर की है तो आप जिस गति से पढ़ा रहे हो उस गति से तो पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि बोला है मेजॉरिटी स्लो लर्नर की है तो अपनी स्पीड को तो कम करोगे ना, क्योंकि मेजॉरिटी स्लो लर्नर की है। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा चला गया। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इंक्रीज योर स्पीड ऑफ टीचिंग, अपनी टीचिंग की स्पीड को इंक्रीज कर लोगे, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको उल्टा कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, है ना, आपके नेगेटिव मार्क जो है मार्क्स चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। क्वेश्चन में मेजॉरिटी स्लो लर्नर की है तो आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा। क्या बचा, कीप इट स्लो, अपनी स्पीड को स्लो करोगे, और जो बाकी बच्चे हैं क्योंकि मेजॉरिटी है तो स्लो रहोगे, है ना, बाकी के जो बच्चे हैं, है ना, ब्राइट स्टूडेंट जो हैं उनको आप एक्स्ट्रा जो है फैसिलिटेट करोगे, जो है अलग से पढ़ाओगे, उनको एनरिचमेंट क्या करोगे, जो है एक्स्ट्रा करोगे। क्लियर, तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत मुश्किल होते नहीं है, बस आपको थोड़ी सी कीवर्ड्स के ध्यान रखना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। व्हाई शुड वन चूज द टीचिंग प्रोफेशन, मतलब किसी को टीचिंग प्रोफेशन क्यों चूज करना चाहिए, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिकॉज इट हैज
लुक्रेटिव सैलरी स्ट्रक्चर, वाह कि बहुत इसमें बहुत अच्छी सैलरी होती है, इसलिए आप टीचर बनना चाह रहे हो क्योंकि इसमें बहुत करोड़ों रुपए मिलेंगे आपको। ऑप्शन नंबर बी, इट इज द बेस्ट वे वन कैन सर्व द ह्यूमनिटी, ये एक बहुत बेस्ट तरीका है ह्यूमन को सर्व करने का, है ना, सेवा करने का ह्यूमनिटी की। ऑप्शन नंबर सी, इफ वन हैज एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है इसलिए उसे टीचिंग में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, इट इज इजी टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाना आसान है, इतना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं, अगर जरा सा हम कुछ गलत बोलते हैं तो कमेंट आ जाता है फौरन, है ना, तो इजी नहीं है आप लोगों को हैंडल करना। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत अच्छी सैलरी है, नहीं आप बिजनेस कर लो, इससे अच्छी सैलरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ह्यूमनिटी को सर्व कर सकते हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है इसलिए आ रहे हो। तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो जहां आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल जो है और अच्छे से यूज होगी, है ना, वो होता है ना, मतलब कंपनी में इंटरव्यूज होते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं जहां आप अच्छा पैसा ले सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा हमारा 58। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। A student should not be severely punished because he may, मतलब एक बच्चे को आप बहुत ज्यादा पीट नहीं सकते, सीवियर है ना, बहुत ज्यादा नहीं पीट सकते। क्यों पनिश नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि रिटेलिएट एंड हर्ट द टीचर, मतलब ये रिटेलिएट करेगा और टीचर को हर्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी, लीव द स्कूल, मतलब वो बच्चा स्कूल छोड़ देगा। ऑप्शन नंबर सी, डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्कूल स्टडीज एंड टीचर्स, मतलब बच्चा क्या करेगा, अपने स्कूल के बारे में, स्टडीज के बारे में, टीचर के बारे में बहुत गलत उसका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन डी, कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स को तो कंप्लेन करना नहीं है, ये तो ऑप्शन को भूल जाओ कि प्रिंसिपल को कंप्लेन और पेरेंट्स को कंप्लेन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और स्कूल छोड़ देगा, देखो ये बोला गया है कि बच्चों को बहुत ज्यादा मत पीटो, इससे क्या होगा कि बच्चा स्कूल छोड़ देगा, है ना, बच्चा स्कूल तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, उसके साथ वो निगेटिव जो एटीट्यूड है उसका स्टडी को लेकर, वो कभी फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा उसका, है ना, वो स्कूल छोड़ देगा, पढ़ना छोड़ देगा, टीचर्स को बुरी नजर से देखेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा चला जाएगा सी, स्कूल हो, स्टडी हो या फिर टीचर हो, उसकी नजरों में सब विलेन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 60, इफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर नॉट एबल टू आंसर अ टीचर्स क्वेश्चन, मतलब एक बच्चा है जो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है, देन व्हाट शुड द टीचर डू फर्स्ट, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए, ही शी शुड इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, आप बोलोगे, उसे इंस्ट्रक्ट करोगे कि बच्चों ध्यान दो पढ़ने पे। ऑप्शन बी, ही शी शुड आस्क अनदर क्वेश्चन, उससे कुछ और क्वेश्चन पूछ लोगे, अगर एक का आंसर नहीं आ रहा तो आप दूसरा पूछ लोगे। ऑप्शन नंबर सी, ही शी शुड रिफ्रेम द क्वेश्चन मेकिंग इट मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक, अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम करोगे और फिर उसे बहुत इजी मेथड से और क्लियर स्पेसिफिक तरीके से उससे पूछोगे। ऑप्शन नंबर डी, ही शी हिमसेल्फ हरसेल्फ शुड गिव द करेक्ट आंसर, या उसे बोलोगे खुद से ही इसका करेक्ट आंसर ढूंढो और बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप जो आप बच्चे की प्रॉब्लम है आप उससे भाग रहे हो, बच्चे से आंसर नहीं आ रहा है और आप उससे बोलो खुद से ढूंढो, तो मतलब ये था एक तो बच्चा था ही परेशान, ऊपर से आपने और उसकी परेशानी बढ़ा दी, आपने उसकी हेल्प नहीं की, आपने बच्चों को छोड़ दिया अपने उसके मतलब भरोसे की जाओ खुद से ही करना है। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा कि इंस्ट्रक्ट करेंगे कि बच्चों ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से तो पढ़ा करो, ये तो बात ठीक है, लेकिन यहां बात हो रही है कि बच्चे से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन का आंसर की बात हो रही है, ना कि ये कि बच्चों को ध्यान देना है कि नहीं देना है। ऑप्शन नंबर बी, ही शी शुड आस्क अनदर क्वेश्चन, उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ के आप अपनी परेशानी से भाग रहे हो। आपकी परेशानी ये है, आपके सामने एक प्रॉब्लम आई, आपके सामने एक टास्क आया कि बच्चे से आंसर नहीं आ रहा है और आपने उसे दूसरा क्वेश्चन पूछ के आप अपनी परेशानी से, अपनी प्रॉब्लम से भाग गए, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम करोगे और क्वेश्चन को क्या बनाओगे? क्लियर बनाओगे, क्वेश्चन को क्लियरली तरीके से उससे पूछोगे कि बच्चे मैं ये पूछना चाह रहा था, है ना, यही पूछना चाह रही थी, इसका मतलब हम अपने क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं। तो तब वो जाके क्लियर जब आप बताओगे, स्पेसिफिक तरीके से जब आप पूछोगे, तो हो सकता है बच्चा आंसर कर दे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ये यकीन 2.0 बैच है हमारा। इसकी फैकल्टी भी हम 3 लोग रहने वाले हैं। करंट एजुकेशनल अफेयर्स हो या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड हो, मैं खुद ही देखूंगी। करंट एजुकेशनल अफेयर्स के तो नोट्स भी आप लोगों के पास पहुंचते हैं, या भी एक हमारे पास रखा हुआ भी है ये वाला सेट, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। पूरा सेट है करंट एजुकेशनल अफेयर्स का। इसे बाहर नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बाकी इंग्लिश आसिम सर पढ़ाएंगे इस बार, और रीजनिंग ये यासी सर। तो यकीन 2.0 में आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। चलो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते इस चीज पे। क्वेश्चन नंबर 61, द सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसेस शुड बी, मतलब टीचिंग प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप बच्चों को पढ़ाओगे, ये सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव देखना है क्या पढ़ाना है, या फिर सबसे पहले आप अपने जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है उसे चेक करोगे कि बच्चे से क्या आता है क्या नहीं आता है, फिर उसके बेस पर आप पढ़ाओगे। तो ये सब पूछा गया है। या फिर सबसे पहले आप उसका एग्जाम ले लोगे, इवेल्युएशन, एग्जाम लेना, उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, अब चेक कर रहे हैं, तो ये सबसे लास्ट में होगा। इवेल्युएशन सबसे लास्ट में करते हो, सबसे पहले करते हो। एग्जाम सबसे पहले लेते हो, आप सबसे पहले पढ़ाते हो, तो इवेल्युएशन तो सबसे लास्ट में पहुंचेगा। ठीक है, इवेल्युएशन सबसे लास्ट में पहुंचेगा। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, आपने जो पढ़ाना है उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो, है ना। जो आपका कंटेंट है वो आपको प्रेजेंट करना है। मतलब ये क्लास लेने से पहले मैंने पीपीटी बनाई, पावर पॉइंट पे, है ना, मैंने पीपीटी बनाई है। पीपीटी बनाने के बाद में अब ये आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। इसका मतलब पहले मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा कि मुझे पढ़ाना है इस बार का बीएड का सॉल्यूशन, है ना, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इसका मतलब यह है प्रेजेंटेशन से पहले मेरे पास आएगा फॉर्मुलेटिव ऑब्जेक्टिव, है ना, कि मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे ये पेपर का एक्सप्लेनेशन देना है। उसके बाद में मैंने ये भी देखा कि प्रेजेंट नॉलेज आपकी क्या होगी, कि आपको नहीं पता होगा निगेटिव वर्ड्स का, नहीं पता होगा पॉजिटिव वर्ड्स का, तो मुझे इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए मुझे आपको पढ़ाना है। इसका मतलब फिर मैंने चेक किया कि आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या है ना। फिर मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूँ आप सबके सामने, और जब ये पूरा पेपर हो जाएगा मैं आपसे पूछूंगी बताओ आपसे कितना हुआ, है ना, फिर मैं आपसे टेस्ट लूंगी और यहाँ पर फिर मैं चेक करूंगी कि आपका स्कोर कितना है। तो यहाँ हमारा करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। ये नेट लेवल का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा टफ लेवल था, क्योंकि इस तरह के ऑप्शन इसमें नहीं आते हैं। नेट का जो एग्जाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार इसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसका मतलब यह है बच्चों पढ़ लो, ट्रेंड चेंज हो रहा है पेपर का, ठीक है, पैटर्न चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, एन ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग इज कंसिडर्ड, मतलब ऑथोरिटेरियन लेवल, एक ऑथोरिटेरियन लेवल होता है, एक डेमोक्रेटिक लेवल होता है। तो डेमोक्रेटिक जो होता है वो होता है डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन में जो होता है वो टीचर सेंटर होता है, ठीक है। ऑथोरिटेरियन में मतलब टीचर सेंटर में होता है। टीचर इसमें अपने आप को ही ध्यान में रखते हुए सारी प्रोसेस करता है टीचिंग के, मतलब क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है, वो रिक्वायरमेंट बच्चे की नहीं देखेगा, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएगा, वो उसको जो ठीक लग रहा है वो पढ़ाएगा। तो ऑथोरिटेरियन जो लेवल होता है टीचिंग का उसमें टीचर सेंटर में होता है, ठीक है। और बाकी एक चाइल्ड सेंटर होता है। चाइल्ड सेंटर होता है जब हम बोलते हैं कि कौन सी डेमोक्रेटिक जो टीचिंग स्टाइल होता है जिसमें बच्चे का भी 50% पावर शेयर होती है और 50-50% जो पावर है वो शेयरिंग होती है दोनों में, टीचर में भी और बच्चे में भी। अगर वहां पर बच्चा भी मतलब इंगेज होगा और वहां पर टीचर भी इंगेज होगा, जबकि ऑथोरिटेरियन में सिर्फ और सिर्फ टीचर एक्टिव होगा, टीचर इंगेज होगा टीचिंग प्रोसेस में, बच्चा सिर्फ बैठ के सुनेगा। तो हमारा ऑथोरिटेरियन लेवल इज कंसिडर्ड ऑप्शन नंबर ए, टीचर सेंटर। क्लियर है। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, सपोज यू आर टीचिंग एंड देयर सम इनडिसिप्लिन एंड डिस्टर्बेंस इन द क्लास। आप पढ़ा रहे हो, है ना, और आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस चल रहा है, इनडिसिप्लिन चल रहा है, तो आप क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए, इन्वॉल्व। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करते टाइम ना खुद को टीचर ही मानना है, एज ए स्टूडेंट नहीं सॉल्व करना है। एज ए स्टूडेंट अगर सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, तो इसलिए अपने आप को टीचर मानना है। टीचर भी कैसा है? आइडियल, ठीक है। और वो आइडियल टीचर जो बच्चे का अच्छा करेगा, अपना भले ही लॉस कर ले, अपना भले ही नुकसान कर ले, बट बच्चे का कभी लॉस नहीं होने देगा, ठीक है, ऐसा आइडियल टीचर। तो क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है सपोज यू आर टीचिंग, आप टीचिंग कर रहे हो लेकिन आपकी क्लास में कुछ बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, है ना, इनडिसिप्लिन है। तो
क्या करोगे, इन्वॉल्व एंड मोटिवेट द स्टूडेंट कॉजिंग डिस्टर्बेंस। जो बच्चे मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको क्या करोगे, मोटिवेट करोगे और किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दोगे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना, ना वो फ्री रहेंगे और ना वो शोर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे पहले। ऑप्शन नंबर बी, इग्नोर व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास एंड कंटिन्यू टीचिंग। डजंट मैटर क्या हो रहा है, बस आपको पढ़ाने से मतलब, ठीक है। बच्चे शोर मचाते मचाते कुछ भी आतंक मचा रहे हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर बी तो देखो यहीं एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर वर्ड क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा एलिमिनेट हो गया, किसी भी हाल में आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, कीप क्वाइट फॉर सम टाइम एंड देन प्रोसीड विद टीचिंग, मतलब कुछ देर शांत रहोगे फिर आगे बढ़ जाओगे। चलो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है जिसमें आंसर सही था, ठीक है। अभी देखेंगे वो क्यों था। क्वेश्चन नंबर डी, पनिश द स्टूडेंट कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन द क्लास। पनिश नहीं करोगे, पनिश करना निगेटिव है, पनिश नहीं करोगे, पनिश करना निगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 63 में दो तो हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचा और ऑप्शन नंबर सी बचा। ऐसे ही सॉल्व करने होंगे आपको क्लास उसमें एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो नहीं है पहले उसको हटाओ, फिर जो हो सकता है उसको उस पर काम करो। क्वेश्चन नंबर सी जो, ऑप्शन नंबर सी जो है, तो मतलब कुछ देर के लिए आप शांत रहोगे, रुकोगे, फिर आके अपनी कंटिन्यू करोगे, ताकि वो बच्चे आपको देख लें और अब वो बच्चे भी जो है चुप हो जाए, ठीक है। ये आंसर हमारा हो सकता था, बट इससे ज्यादा जो मतलब बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, कि उन बच्चों को आप मोटिवेट भी करोगे और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दोगे, कि ना वो फ्री रहेंगे और ना वो क्या करेंगे, शोर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए चला गया इसमें सही आंसर, क्योंकि मोस्ट पॉजिटिव वर्ड था इसमें मोटिवेट करना, ठीक है, इन्वॉल्व करना। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अ स्कूल टीचर हैज अ क्लास टू टीच बट इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एक टीचर है जो कि मतलब टीचर है जो स्कूल तो जाना चाह रहे हैं, बट मॉर्निंग से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। इट वुड बी बेटर फॉर हिम, उसके लिए सही क्या है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब देखिए एमयू ने जो दिया था वो आंसर हम सही मानेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए एग्जाम में। मतलब सुबह से बारिश हो रही है तो उसके पास तो ये भी ऑप्शन होगा टीचर के पास, अप्लाई फॉर अ लीव दैट डे, मतलब एप्लीकेशन दे दे, ये भी ऑप्शन हो सकता है, एप्लीकेशन दे दे कि वो बारिश हो रही है वो नहीं आ पाएगा, है ना। ऑप्शन बी, स्किप हिज क्लास एंड रीच स्कूल व्हेन रेन स्टॉप, मतलब वो जब पहुंचे अपनी क्लास को उस टाइम पे स्किप कर दे जब बारिश हो रही है, जब बारिश रुक जाए तब वो स्कूल जा सकता है। ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि आप अगर होंगे एज ए टीचर तो यही तो सोचेंगे ना। ऑप्शन सी, कॉल हिज प्रिंसिपल टू टेल दैट ही वुड नॉट टेक हिज क्लास दैट डे। अपने प्रिंसिपल को बोलोगे कॉल करके, क्योंकि आजकल सबके पास नंबर रहता है, ठीक है, सब फोन है सबके पास, तो वो कॉल करके बोल सकता है कि वो क्लास नहीं ले पाएंगे आज। ऑप्शन डी, इन्फॉर्म द स्टूडेंट टू अटेंड अ कंपनसेटरी क्लास नेक्स्ट डे। स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दोगे कि आज तो क्लास नहीं हो पाएगी, बारिश हो रही है, हम इसकी जगह क्लास कल कर लेंगे। तो सारे ही ऑप्शन हो सकते हैं। छुट्टी मतलब लीव दे दो, प्रिंसिपल को कॉल कर दो, है ना, स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दो। तो ऑप्शन नंबर डी दिया था एमयू ने, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते ऐसे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, अ टीचर व्हाट वुड यू डू इफ यू रियलाइज दैट द स्टूडेंट आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास। मतलब एज ए टीचर आपको क्या करना है जब आपको रियलाइज हो जाए कि स्टूडेंट जो है आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि पढ़ाया क्या जा रहा है, ठीक है, आपके कंटेंट को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या करोगे, चेकअप द रिलेटेड नॉलेज इफ ऑफ द स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट की नॉलेज है उसको चेक करोगे। ऑप्शन बी, प्रोसीड टू नेक्स्ट लेसन टू कंप्लीट द सिलेबस, आपको बस सिलेबस कंप्लीट कराना है, डजंट मैटर कि समझ में आ रहा है बच्चों के या फिर नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी, रिपीट द लेसन, लेसन को रिपीट करोगे। या ऑप्शन डी, टीच द लेसन अगेन विद रियल वर्ड एग्जाम्पल। देखो इसमें मोस्ट पॉजिटिव वर्ड्स यूज हुआ है, और मोस्ट पॉजिटिव वर्ड अगर यूज होगा तो वो हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको एलिमिनेट करूंगी तो कैसे करूंगी कि उसकी नॉलेज को चेक करोगे, या फिर ये तो होगा नहीं कि सिलेबस को कंप्लीट कराना है इसलिए बस पढ़ाते चले जाओ, तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा नहीं होगा। रिपीट द लेसन हो सकता है, उससे रिलेटेड बच्चों की नॉलेज चेक होगी कि इनको आता कितना है, समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, इससे पहले की नॉलेज जो होनी चाहिए
मान लो कि आपको परसेंटेज पढ़ाना है तो बच्चों को पहले टेबल आना चाहिए, है ना, काउंटिंग आनी चाहिए, अगर वो नहीं आ रही है नंबर उनको आप पहचानना आने चाहिए, अगर वो नहीं आ रहे परसेंटेज कैसे सीखेंगे, तो ये भी ठीक है। बट इसका मोस्ट पॉजिटिव वर्ड यूज हुआ है रियल वर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। रियल वर्ड एक होता है रियलिया, ठीक है, एक रियलिया होता है, एक रियल होता है, क्लियर। तो ये जो वर्ड है रियल वर्ड, है ना, रियल वर्ड एग्जाम्पल मतलब आप बच्चों को समझा रहे हो एक रियल वर्ड के एग्जाम्पल देके, जो बच्चे के आसपास जो उसको दिखता है ना, उससे वो कनेक्ट करता है, अपने जो दुनिया में उसको जो चीजें दिखती हैं उससे वो रिलेट करके बच्चों को पढ़ाता है, जिससे बच्चे एकदम रिलेट कर पाते हैं और बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। यकीन 2.0 जल्दी आ रहा है, ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66, द टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड बिकॉज, मतलब टीचर को बोला जा सकता है फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, एक दोस्त भी हो सकता है, फिलोसफर भी होता है क्योंकि हमें गाइड भी करता है ना। तो क्यों ऐसा बोला जाता है? ही इज ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, एक सोसाइटी की ग्रेट रिफॉर्मर होता है टीचर। ये ऑप्शन बी, ही इज द नेशन बिल्डर, नेशन बिल्डर होता है। ही ट्रांसमिट द हाई वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी टू स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होते हैं उनमें हाई वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी ट्रांसमिट करता है, डालता है उनके अंदर, है ना। ही आल्सो टू प्ले द वाइटल रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा इसमें 66 का सी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। मतलब क्लास ज्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में चल रही हूँ, और शॉर्टकट तो नहीं है, जो जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो रही है मैं वहां एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 67 पढ़िए क्या कह रहा है। 1 मिनट पानी पी लें। Question number 67. A female student reports that she faces gender-based bias in the class. As a teacher, you will. मतलब कुछ जो फीमेल स्टूडेंट हैं उन्होंने रिपोर्ट की है कि मतलब उन पे क्या किया जा रहा है, जेंडर बेस्ड बायसनेस दिखाई जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उनके साथ जेंडर के बेस पे, क्योंकि वो लड़की है इसलिए, ठीक है। तो आप एज ए टीचर क्या करोगे? आस्क द प्रिंसिपल टू शिफ्ट द फीमेल स्टूडेंट टू अनदर क्लास। प्रिंसिपल से बोलोगे इन लड़कियों को उठा के किसी और स्कूल क्लास में भेज दो, है ना, जो कि नहीं है, प्रिंसिपल से कुछ बोलना ही नहीं है, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को रिपोर्ट करोगे मैटर, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि बच्चों ने आपको रिपोर्ट किया है, बच्चियों ने आपको रिपोर्ट किया है, आपको करना है। ऑप्शन नंबर सी, कंडक्ट एन इंक्वायरी एट योर एंड रिकमेंड पनिशमेंट एक्शन अगेंस्ट कल्प्रिट। मतलब जो दोषी हैं, है ना, मतलब उनके अगेंस्ट क्या करोगे, क्या करोगे, एक्शन लोगे, है ना, तो पनिश करोगे नहीं, क्लियर, क्योंकि पनिश करना क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो हम वैसे ही हम एलिमिनेट कर देंगे इसे। ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं, टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड एडवाइज देम टू रेस्पेक्ट देयर फीमेल कलीग। बच्चों से बात करोगे, बच्चों से बात करोगे, फिर उनसे बोलोगे कि बच्चा ऐसा करना गलत है, रेस्पेक्ट करो, है ना, इन बच्चों की भी रेस्पेक्ट करो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है इसका मतलब गलत है। टीचिंग इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ये तो सही है, क्योंकि टीचिंग जो होती है वो आर्ट भी होती है, साइंस भी होती है। आर्ट का मतलब आप किस आर्ट से पढ़ाओगे, है ना, क्या मेथड यूज करोगे, और साइंस का मतलब आप सिस्टमैटिक पढ़ाओगे, क्लियर। होता है ना कि मतलब बहुत इंफॉर्मेशन तो बहुत सारों को आती है, लेकिन वो डिलीवर किसी किसी को करनी आती है, तो ये आर्ट होती है कि आप कैसे टीचिंग करते हो, है ना। और साइंस का मतलब सिस्टमैटिक पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे। ऐसा तो नहीं परसेंटेज से पहले आप पहले परसेंटेज पढ़ा रहे हो फिर बच्चों को टेबल याद करा रहे हो, ऐसा नहीं है, सिस्टमैटिक चलना है, तो वो साइंस हो गया। तो टीचिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। टीचिंग इज डाइवर्स इन एप्लीकेशन, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी, टीचिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर।
मतलब जो टीचिंग है वो सोशल और ह्यूमन दोनों फैक्टर से क्या करती है, अफेक्ट होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि सोसाइटी अपने ही अकॉर्डिंग ही एजुकेशन देती है ना। ऐसी एजुकेशन देने लगे जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो तो ऐसा नहीं है ना। तो सोशल और जो ह्यूमन फैक्टर है वो दोनों अफेक्ट इसको करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, टीचिंग एक फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर नोट पूछा था तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। स्टूडेंट गिव्स अ पार्शियली करेक्ट रेस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन। मतलब बच्चे तो आपका आंसर तो दे रहे हैं बट क्या कर रहे हैं, थोड़ा गलत उन्होंने आंसर दे दिया। देन यू विल, तो आप क्या करोगे, सीक फर्दर इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, रिफ्रेम योर क्वेश्चन, टेल द करेक्ट इंफॉर्मेशन। इसमें जैसे रिफ्रेम योर क्वेश्चन ये भी हो सकता था क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन आया हमने उस क्वेश्चन को रिफ्रेम किया था, है ना, फिर उसके बाद में बच्चों को इजी वे में पूछा था। लेकिन यहाँ पर रिफ्रेम से ज्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि आप प्रोवाइड कराओगे रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है एजुकेशन में, टीचिंग में मोटिवेट करना, है ना। बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो उसे मोटिवेट करना ताकि वो सीख ले, तो ये रीइंफोर्समेंट होता है। मतलब जहां बच्चा लग रहा है कि जैसे डिमोटिवेट हुआ कि उस बच्चे से नहीं हुआ, आपने आके उसकी पीठ थपथपा दी कि नहीं बच्चा आप कर सकते हो, है ना, तो वो रीइंफोर्समेंट हो गया उसके लिए। तो ये आप प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, बच्चों को मोटिवेट करोगे, रीइंफोर्समेंट करोगे उसको ताकि बच्चा जो है सीख ले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70। A type of teacher maintains excellent discipline in the class। एक टीचर है, कौन सा ऐसा टीचर है जिसकी क्लास में एक एक्सीलेंट डिसिप्लिन होगा। ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर बी डिक्टोरियल, ऑप्शन सी ऑथोरिटेटिव, या ऑप्शन डी एक्सॉल्टेड। तो एक्सॉल्टेड नहीं होगा और इसमें हमारा डिक्टोरियल भी नहीं होगा क्योंकि टीचिंग स्टाइल जो होता है डेमोक्रेटिव ऑथोरिटेटिव होता है। डेमोक्रेटिक में जो पावर की शेयरिंग होती है 50-50% वो स्टूडेंट और टीचर की होती है। ठीक है, अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि 100% जो पावर होती है वो टीचर के पास होती है। अब ये बताओ, जहां बच्चे के पास भी 50% अगर शेयर है पावर का तो वो अपनी पावर का तो यूज करेंगे। तो अपनी पावर का जब वो यूज करेंगे तो शांत कैसे बैठ सकते हैं, वो तो बोलेंगे, है ना, क्वेश्चन भी करेंगे, टीचर को एडवाइस भी देंगे आप ऐसा नहीं ऐसा पढ़ाइए। तो वहां पर क्या डिसिप्लिन होगा, एक्सीलेंट डिसिप्लिन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑथोरिटेटिव होगा जहां पर 100% जो पावर है वो सिर्फ टीचर के पास है। टीचर यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता है। तो जब टीचर के पास पूरा राइट है ना, अथॉरिटी है 100%, तो वहां बच्चा रहेगा शांत क्योंकि बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जहां 50% बच्चे के पास शेयर है तो बच्चा भी अपनी चलाएगा, बच्चा भी कम से कम बोलेगा, है ना, क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिव नहीं होगा, यहाँ पर आंसर हमारा होगा ऑथोरिटेटिव। यहाँ पर एमयू ने जो इसका आंसर दिया था वो ए दिया था जो कि ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बैच के बारे में बता ही दिया है, जल्दी आ रहा है यकीन 2.0। यकीन बैच में फिलहाल 50+ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और इसलिए जल्दी दूसरा बैच भी आ रहा है क्योंकि वो जो है उसमें कुछ कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो जो बच्चे रह गए हैं वो यकीन 2.0 में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। हाउ शुड अ टीचर बी रिलेटेड टू हिज पीयर्स। मतलब अपने जैसे मान ले कि ये अपने पूछा गया है कि हाउ शुड अ टीचर बी रिलेटेड टू हिज पीयर्स। मतलब एक टीचर को क्लास में, जैसा आप मतलब स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, पूरा स्टाफ होता है, तो उन सारे टीचर्स को आपस में कैसे रहना चाहिए ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर है शुड कॉपी अदर्स स्टाइल, मतलब एक दूसरे की स्टाइल की कॉपी करनी चाहिए। ऑप्शन बी फॉलो इंडिपेंडेंट व्यूज, या मतलब इंडिपेंडेंट जो व्यूज हैं, जो मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, है ना, मुझे पता है ये स्टाइल ठीक है तो मैं वही करूंगी, जो मुझे सही लगता है वो मैं करूंगी। ऑप्शन नंबर सी शुड नॉट इंटरवेंस इन अदर्स वर्क, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाओगे। या ऑप्शन डी सजेस्ट ईच अदर द इफेक्टिव वेज टू टीच, एक दूसरे से सीखोगे कि इफेक्टिव वेज क्या है पढ़ाने का, है ना, टीचिंग का इफेक्टिव वे क्या हो सकता है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी में कोई क्वालिटी होती है, किसी में कुछ क्वालिटी होती है। तो अगर ये बोला गया है कि पूरे स्टाफ के साथ आप बैठे हो
तो आप क्या करोगे, तो उनसे एक दूसरे से सीखने की कोशिश करोगे। जो उसकी क्वालिटी है वहां से आपने ले ली, जो इस टीचर में क्वालिटी है वहां से आपने ले ली, जो आपके अंदर क्वालिटी है वो दूसरे टीचर सीख लें। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाओगे, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। अपने जो आपको लगता है वही आपको करना है, दूसरे की कॉपी को स्टाइल, दूसरे की स्टाइल को कॉपी करना नहीं है, वरना आप क्या हो जाओगे, नकलची बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंश्योरिंग प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट, आई कंट्रोल नहीं होगा, आई कॉन्टेक्ट होगा, मतलब आई कॉन्टेक्ट आपको करना है। वियरिंग इंप्रेसिव क्लॉथ, बहुत अच्छे कपड़े पहन के आने, सलमान खान बन के आना है क्लास में। ऑप्शन सी मैनेजिंग द मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट है उसको मैनेज करोगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मैनेज करोगे। यूजिंग राइट पोस्चर, जो आपका पोस्चर है उसको ठीक रखोगे, है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है, नॉट इंपोर्टेंट, नॉट इंपोर्टेंट। तो आप क्या अपनी बॉडी का पोस्चर ठीक नहीं रखोगे, बिल्कुल रखोगे, है ना, बिल्कुल अच्छे पोस्चर में रहोगे। और मैनेजिंग द मूवमेंट, बिल्कुल अपनी बॉडी मूवमेंट को मैनेज करोगे। और यहाँ पर आई कॉन्टेक्ट भी होना चाहिए, आई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। तो आई कॉन्टेक्ट भी आप करोगे, है ना, बच्चों से, या आई कंट्रोल, चलो दो भी जो भी है। लेकिन बहुत अच्छे कपड़े पहन के आओगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सलमान खान बन के आना है ना, कि 5000 की आज आपको वॉच पहन के आनी है, 10,000 के आपको शूज पहन के आने हैं, है ना, और 1000 की आपको शर्ट पहन के आनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत अच्छे कपड़े पहन के नहीं आओगे, मतलब बहुत ज्यादा अपने जो सिंपल से कपड़े हैं उनको भी आयरन करके प्रेस करके पहन के आओगे, अच्छे लगोगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बगैर आप टीचिंग कर सकते हो, तो यहाँ पर है। लेकिन अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आपकी बॉडी मूवमेंट ठीक नहीं है, आपका आई कांटेक्ट ठीक नहीं है, तो वो गड़बड़ है, थोड़ा उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। मैचुरेशन इन लर्निंग इंडिकेट्स, मैचुरेशन का मतलब मैचुरेशन का होता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, मैच्योर, है ना। चलो ऐसे मतलब कि बहुत मैच्योर है, कि बच्चा बहुत मैच्योर है, इस तरह का बोलते हैं ना, तो वही मैचुरेशन यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है। इज लर्निंग इंडिकेट, मतलब किस में इंडिकेट करता है, इंटेलिजेंस लेवल पे, जिसका इंटेलिजेंस जितना लेवल अच्छा होगा वो उतना ही मैच्योर होगा। ऑप्शन बी टीचिंग लेवल पे, जितना अच्छी टीचिंग होगी उसकी मैच्योरेशन उतना ही आएगा, या जितनी उसका एज बढ़ेगा उतनी उसमें मैच्योरिटी आएगी। ऑप्शन डी सोशल इकोनॉमिक लेवल, जिसमें जिसका सोशियो इकोनॉमिक लेवल जैसा होगा उसमें मैच्योरिटी उतनी हाई होगी, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी डी तो नहीं होगा कि अमेरिका में 1 साल के बच्चे में बहुत मैच्योरिटी होती है, ऐसा नहीं है ना। टीचिंग लेवल मतलब आपको 5th क्लास के बच्चों को आप पढ़ाने लगो बहुत फिलॉसफी टाइप की बातें, तो कि वो बहुत मैच्योर हो जाएगा, नहीं। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा कि उसमें इंटेलिजेंस लेवल, क्योंकि इंटेलिजेंस लेवल पे किससे रिलेटेड है, एज लेवल से। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी मैच्योरिटी बढ़ेगी। आपको भी पता है, आपने 1st क्लास में जो पढ़ा, आपने 5th क्लास में जो पढ़ा, और आपने 10th क्लास में जो पढ़ा, और अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैच्योरिटी बढ़ रही है आपकी, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे मैच्योरिटी बढ़ रही है। 1st क्लास में जो पढ़ा था आज आप पढ़ोगे तो आपको हंसी आएगी, ये भी कोई पढ़ने की चीज थी, है ना। तो इसका मतलब उस टाइम पे वही चीज आपके लिए टफ लग रही थी। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ रहा है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 74। अ टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इफ ही शी आस्क कैन आस्क, मतलब एक टीचर बहुत सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन वो पूछ रहा है तो वो कैसे पूछ सकता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसको पूछने, तो वो क्या कर सकता है, मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछ सकता है। सो एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, जितने पॉसिबल हो सकते हैं इतने क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जब जहां लगे कि हमारे सारे ऑप्शन ठीक जा रहे हैं वहां आपको मोस्ट पॉजिटिव या फिर बेस्ट ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अ फिक्स टाइम, आपको मैक्सिमम नंबर पूछने मतलब क्वेश्चन पूछने जितना आप पूछ सकते हैं एक फिक्स टाइम में। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस इन अ फिक्स टाइम, इन अ फिक्स टाइम में, और मीनिंगफुल, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर यही चला जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो पूछने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में भी बोल रहा था कि मैक्सिमम नंबर पूछना है, इसमें भी बोल रहा था मैनी क्वेश्चन पूछना है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि मैनी पूछना है, मीनिंगफुल पूछना है, इसलिए ये वाला भी इसमें आ गया और ये वाला भी इसमें आ गया, ठीक है।
और फिक्स टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन, ये भी इसमें आ गया। मतलब एक ये वाला ऑप्शन ऐसा था जिसमें तीनों के तीनों ऑप्शन भी मर्ज थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट वुड प्रिवेल व्हेन। क्या बोल रहे हैं ये, क्वेश्चन जानने की कोशिश करो। एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट वुड प्रेवेल व्हेन पिन ड्रॉप, मतलब कैसे पता चलेगा कि आपकी क्लास में क्या है, बहुत मतलब इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट आपने बना रखा है, ये कैसे पता चलेगा? जब आपकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है, बिल्कुल कोई बोल ही नहीं रहा, एकदम सन्नाटा। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो। ऑप्शन बी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज ऑब्जर्व इन द क्लास, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपकी क्लास में देखा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी है, लाइवली टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन इज प्रोवाइडेड इन द क्लास, या मतलब बहुत आपकी क्लास में लाइवली टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन चल रहा है, बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बच्चों को समझा रहे हो, है ना, इस तरह का माहौल है आपकी क्लास में। ऑप्शन डी, वेरियस टाइप ऑफ टीचिंग एड्स आर यूज इन द क्लास, आपने पूरी क्लास को सजा रखा है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का कुछ नहीं छोड़ा है, पूरा सजा रखा है टीचिंग एड से, कहीं ग्लोब है, कहीं चार्ट है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो इससे पता चलेगा कि आपने एकदम इफेक्टिव क्लासरूम बना रखा है। तो देखो, क्लास को सजाने से कुछ नहीं होगा, क्लास को बहुत अच्छे से सजा दिया बट बच्चों को कुछ नहीं बता रहे हो, बच्चों को कुछ नहीं पढ़ा रहे हो, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। इफेक्टिव क्लासरूम का मतलब ये नहीं है कि बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है क्लासरूम की तरफ, बच्चे को पढ़ा रहे हो, इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है यहाँ पर, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सजा दिया लेकिन क्लास में बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा कि एकदम साइलेंट मोड पे बच्चों को पहुंचा दिया, कि बच्चों को अगर बोल रहा है तो बच्चों को पीट रहे हो, तो वो नहीं होगा। ऑप्शन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी इसी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, लाइवली इंटरेक्शन चल रहा है ना, लाइव इंटरेक्शन चल रहा है आप में और जो है बच्चों में, बच्चा पूछ रहा है फौरन आप उसका आंसर कर रहे हो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बच्चे ने डाउट्स पूछा, आपने फौरन क्लियर किया, है ना। ऐसे जैसे हमारी लाइव क्लास चलती है कि आप लाइव क्लास में टीचर से आके अपने लाइव जो भी डाउट होता है पूछ सकते हो, क्लास चल रही है, आपको लगा कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, आपने फौरन पूछा, है ना। तो इसी तरह का अगर हम वो आंसर, अभी यहाँ पर ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है कि रिकॉर्डेड हमने आपको क्लास दे दी, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको देखने के अलावा, कि आप देखोगे, कमेंट कर सकते हो बस, अगर कुछ अच्छा ये कमेंट कर दिया करो, अगर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ भी आपको अगर सजेशन भी देना है तब भी कमेंट कर दिया करो, हम देख लेते हैं, आंसर भी करते हैं कमेंट का, ठीक है। और बाकी तो कोशिश है कि लाइव आने की, तो बहुत सारे कंटेंट आपको अब लाइव ही मिलेगा, आप लोग हमसे ज्वाइन, आप लोग हमें लाइव ज्वाइन करोगे जल्दी। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, काफी मेहनत लगती है, एनर्जी बहुत लगती है, मेन बात पढ़ाने में पूरा 1 घंटे में ऐसा लगता है कि अब लगता है कि ग्लूकोज पीना चाहिए, तो बहुत एनर्जी लगती है। तो लाइक कर दिया करो, हाँ, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, अगर कुछ सजेशन है तो दे दिया करो, है ना, कुछ अच्छा लगे तो भी बोल दिया करो, बुरा लगे तब भी बोल दिया करो, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज्यादा कंटेंट तो आपको मिलने ही वाला है, और ऑलरेडी भी पड़ा हुआ है काफी सारा कंटेंट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करंट एजुकेशनल अफेयर्स की वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, और कोशिश रहेगी कि मैं लाइव आऊँ, लाइव नहीं आ पाई तो सबसे पहले रिकॉर्डेड डाल दूंगी, उसके बाद में हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, करंट एजुकेशनल अफेयर्स में करंट इवेंट के मैं प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।